हॉरर कहानियां थी। अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबरा कर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाजें चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार,
संजीव मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई है? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपने गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत के घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग।
तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराये घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहाँ से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है। रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ का रेशमा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है,
अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं। बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगे। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। जी बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन
सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहाँ पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते हैं। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता ये तुम क्या कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे हो सकता है? अरे मम्मी जी सच कह रही हूँ, एक बार अगर कोई ये नुस्खा अपना लेना बस मजा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करके देखती हूँ। मुझे सब पता है आंटी जी, ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताती किसी को। कुछ दिनों के बाद अमित अमृता को अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाता है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है, सारा दिन ऑफिस का काम करते रहो, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते अपनी हेल्थ पर ध्यान, सब दे सकते हैं।
इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है भाभी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे आजकल ना एक से एक एप्लीकेशन है मार्केट में, और जानते उसमें कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी बताते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, मेरा मतलब लैपटॉप पर काम करते करते भी कर सकते हैं। अमृता, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे सब पता है, हर चीज की खबर रखती हूँ मैं, जानते हैं ना आप। लेकिन ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है भाभी? एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाती हूँ। अरे वाकई में भाभी तो सही कह रही हैं। देखो यार, इसमें कितनी अच्छी एक्सरसाइज दिखाई गई है। अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लो, काम भी और हेल्थ भी। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। लेकिन अमृता, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो मुझे पता होगा ही ना अमित। मतलब तुम कब ऑफिस में काम करने गई जो तुमने ऑफिस करते करते एक्सरसाइज की? मैं जो किचन में काम करती हूँ अमित, घर के काम, वो किसी ऑफिस के काम से काम है क्या? बस मैं भी वो सब करते करते इनमें से कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। सही है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ दिनों के बाद ये क्या है? एक दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक किया है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, तो अमृता से पूछ लेना, उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। ठीक कहती है मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अमृता, ये थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। अब एक बात बताओ यार, खाली पेपर पर, I mean, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी अमित। लेकिन कैसे बहू? इस पेपर पर तो वाकई में कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर है, कैसे, क्या पढ़ोगी तुम? अमित, एक छोटा सा काम करो, जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। अरे बहू, पेपर में आग लगाने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, इस पेपर पर अमित के दोस्त का लिखा हुआ मैसेज पढ़ने का इरादा है। अमित कैंडल लेकर आता है। अब ना बस इस पेपर को धीरे धीरे कैंडल के ऊपर घुमाते रहो, देखना 2 ही मिनट में मैसेज आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। 2 मिनट के बाद। अरे वाकई में इस पर तो अक्षर बनने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे? और अमृता, तुम्हें कैसे पता? बहुत सिंपल है मम्मी जी, अमित के दोस्त ने नींबू के रस से मैसेज लिखकर उसे सुखा दिया। आप अगर मैसेज पढ़ना हो ना तो पेपर को आग के सामने ले जाओ और लेटर्स अपने आप उभर कर आ जाते हैं। वाह बहू, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही गेम खेला करती थी। ये तो मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मुझे सब पता है। थैंक यू यार अमृता, तुम्हारी वजह से हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम सब कुछ बता देती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को अमृता के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है और सुमित्रा जी अमृता को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। देखिए सुमित्रा जी, आपकी बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको आयरन वाली डाइट खाने की बहुत जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए मैं अपनी बहू को क्या क्या खिलाऊं ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे और आने वाले बच्चे की भी। अरे मम्मी जी, इसमें डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है, किशमिश है, अनार है, पालक है, ये सब खाना चाहिए, आयरन का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। अरे वाह, आपकी बहू तो सब कुछ पहले से ही जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आयरन के साथ तुम्हें कैल्शियम भी खाना होगा। जानती हूँ मैं, अगर आयरन की खाली सप्लीमेंट लेते हैं और कैल्शियम नहीं लेते तो बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, सब पता है मुझे। बहू, ये भी मालूम है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मुझे सब पता है। आपकी बहू की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी बहुत कम लड़कियां मिलती हैं जिन्हें इतनी नॉलेज होती है, सारे सवालों के जवाब देती है, और हमारे इंडिया में तो वैसे भी हालात बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब,
लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बहुत ख्याल रखती हूँ मैं हर चीज का। और जानती हैं आप, हमारे घर में तो किसी को किसी चीज के बारे में गूगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता। अरे कुछ भी पूछ लो, इसे सब पता होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी कमाल की लड़की हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या चाहिए तुम्हें, बेटा या बेटी? अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, बस बच्चा अच्छे से हो जाना चाहिए। मुझे तो दोनों में से किसी से कोई भी परेशानी नहीं। और सुमित्रा जी आप? डॉक्टर मैडम, मुझे तो लड़के और लड़की में कभी भेद करने की आदत ही नहीं है। पोता आए या पोती, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप जानती हैं, हमारे यहाँ पर तो लोगों को बड़ी बेचैनी रहती है ये जानने की कि पेट में लड़का है या लड़की, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पर तो सब कुछ पहले से ही बता देते हैं ना। ये भी कोई बात हुई भला? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर सब कुछ पहले ही बता देते हैं? अच्छा हाँ, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानती हो ना। तुम्हारे साथ तो सब कुछ पहले से ही हो चुका होता है। नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती। अमृता की बात सुनकर सुमित्रा और डॉक्टर दोनों हंसने लगते हैं। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते। मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है? हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है?
जब देखूंगी। ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो 1 नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। हॉरर कहानियाँ थी। खून की प्यास पार्ट 2। और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गूंज उठा। लेकिन आज की रात सुमन की चीखों को सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो बस हरिया, जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में, अरे भाई, पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये कब हुआ है? अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। कल रात को दोनों खेत की तरफ जा रहे थे,
लेकिन लौट कर आए ही नहीं। तो हो सकता है अपने खेत पर होंगे। पूरा गांव ढूंढ कर आया है भाई, जानते हो क्या मिला वहाँ पर? क्या हुआ भाई? क्या मिला? बताओ हमें क्या मिला? अरे हरिया की पत्नी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे। शरीर का एक एक कपड़ा फटा हुआ झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था। अरे भाई, लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामू किसान, उससे पता करके आते हैं ना। अब तक तो दोनों साथ ही खेत पर जाया करते थे। हाँ, हमें उसके घर जाना चाहिए भाई। चलो वहाँ चलते हैं, चलो। वो सारे लोग रामू के घर पर पहुंचते हैं। रामू अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। आज सारे के सारे लोग टोली बनाकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है और तुम यहाँ बैठकर हुक्का पिए जा रहे हो हैं? रामू ने अजीब सी नजरों से उन सब गांव वालों की तरफ देखा, जिसकी वजह से वो लोग एक बार के लिए डर गए। गायब है? अरे गायब नहीं है, मुक्ति मिल गई है। उन दोनों को मुक्ति मिली है। इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है और उसे उसके पापों के लिए मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई? हैं? और इसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? लगता है दोस्त के मरने का गम बैठ गया है। पागल हो गया है शायद ये पागल। ये बात सुनते ही रामू चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो। और ये शैतानी जंगल अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खा जाएगा। याद रखना मेरी बात। शैतानी जंगल? कैसा शैतानी जंगल? लगता है रामू पागल हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। चलो। तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। नहीं, आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिए। 2 दिन पहले हरिया के साथ खेत पर गए थे। जब से वहाँ से आए हैं तब से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, खेत में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और वो सब वहां से चले गए। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। तभी अचानक किसी ने धीमी सी आवाज में रामू को पुकारा। रामू, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सुनो, अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। ये आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीमे कदमों से अपने घर के अंदर आता है। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना अब आपकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूँ, चल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मुन्ना गहरी नींद में सो रहा है और उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ खेत पर नहीं आ सकती। वैसे भी तुम्हारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। रामू गुस्से में दांत पीसता अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। तभी अचानक रात को रामू की झोपड़ी के ऊपर एक साया वही गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगता है जो हरिया के मोबाइल में बजा करता था। मैं मौत निकल जाएगी सबको, मैं अब मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। ये आवाज सुनकर रामू की पत्नी कमला की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका मुन्ना अपनी जगह से गायब था। कमला चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। वहां पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को झोपड़ी के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था और उसका बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था। छोड़ दो,
छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले करते हुए? अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है? अरे ये तो उस रामू की औलाद है, इस गांव के किसान रामू की, और मेरी दुश्मनी इस गांव के हर इंसान के साथ है। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस सायन एक बेहद खतरनाक दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सही पहचाना तूने, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। अगर तू अपने इस हैवान पति रामू के साथ जंगल नहीं आई तो मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रामू। ये तो तुझे वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर तू नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को झोपड़ी में लिटाकर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज की रात बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वो होगा जो हमारे बीच होना चाहिए। तो आओ आओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। कमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खूनी हैवान में बदल चुका था। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? वही जो एक आदमी एक औरत से चाहता है। मैं तुम्हारा पति रामू नहीं, बल्कि इस जंगल का एक भेड़िया हूँ, और आज की रात तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा जाऊं। और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह कमला के कपड़े भी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे कि सुमन के पाए गए थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अपने माँ बाप की मौत और गांव में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किशन शहर से गांव लौट आया था। अपने माँ बाप की बेदर्द मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था। अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था। इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए। और आखिर कौन है जो गांव में इस तरह की हत्याएं कर रहा है? क्या है इन सब के पीछे? क्या है? मुझे पता करना ही होगा, वरना एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे से किशन अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया। तांत्रिक बाबा, अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। भगवान जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। नजर नहीं लगी है, किसी ने तुम्हारे गांव को बद्दुआ दी है। किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा? किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शांति? मौत है, मौत कहीं से भी आएगी और सबको निगल जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। तो ठीक है, फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अमावस की रात तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था। किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
वहां एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी। किशन के माँ बाप की लाश भी वहीं थी। माँ, बापू, क्या हो गया? ये क्या हो गया? तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर किशन चौंक जाता है। गोपाल काका, आपकी तो 5 साल पहले मौत हो गई थी। और निर्मला काकी, आप? मौत तो हो गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये जान लो कि अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन क्यों काकी? क्योंकि 5 साल पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर पत्थर मार मार के मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी। गांव का एक बच्चा क्या लापता हुआ, सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया। और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। आपके साथ ये बहुत गलत हुआ काकी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है ना? तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमारी आत्मा पिछले 5 साल से मुक्ति के लिए भटक रही है। चले जाओ यहाँ से। मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के ऊपर डाल देता है। उनका शरीर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल किशन उनके ऊपर कैरोसिन डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं। किशन अपने माँ बाप और दूसरी लाशों का अंतिम संस्कार करवाता है और अपने घर लौट आता है, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि मोबाइल अभी भी बज रहा था। मैं मौत हॉरर कहानियां थी। काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ कहीं ये प्रशांत? चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना, उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली। तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रिशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ, ये मुझे मार डालेगा। माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रिशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर?
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे ऋषु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। ऋषु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और ऋषु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और ऋषु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने, किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था,
बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं, इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी, नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है। प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाजों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। हॉरर कहानियां थी। चुड़ैल पार्ट 1। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था। काली पहाड़ी यानी मौत का घर। भैरवगढ़ गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवाओं की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने
वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता, उसके 18वें जन्मदिन की रात ठीक 12 बजे अकस्मात उसकी मौत हो जाती। हर बार ये मौतें बड़े ही रहस्यमयी ढंग से होती, और इस बार सरपंच सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा। कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो? कैसी बातें कर रही हो? जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो चाहे कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है? वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है? सुमेर और जानकी जब ये सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे, और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान की आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाजें गांव के कानों में बार बार टकराती, पर वहां रहने वाले किसी भी औरत या आदमी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने घर से बाहर कदम रख के उन आवाजों तक पहुंच सके। सो जाओ जानकी, और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जानकी, जानकी, इतनी रात कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही। क्या करूं? दरवाजा खोल लूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते कदमों से सुमेर दरवाजे के करीब जाता है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देते हुए पूछता है, कौन है? कौन है वहाँ? तभी एक बेहद डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है। अगर उसकी जान की जरा भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुनते ही सुमेर घबराकर पीछे हट जाता है और जानकी को पूरी बात बताता है। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर डर से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है और कांपते हाथों के साथ झटके से दरवाजा खोल देता है। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। उस आवाज को सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे राहुल को खड़ा देख दंग रह जाते हैं। राहुल के हाथ में उसका मोबाइल होता है जिसमें से वो आवाज बज रही थी। ये क्या मजाक है? तू यहाँ, तुझे मना किया था ना गांव में आने को। समझ में नहीं आता क्या? 18 साल का होने वाला है तू। माँ, आप लोग भी पता नहीं किन अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से नहीं मिल सकता? देख बेटा, हमने तुझे किसी वजह से ही इस गांव से दूर रखा था और यहाँ आकर तूने अच्छा नहीं किया।
चल चल चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूँ। ओफो पापा, आप बेकार की बातों से परेशान हो रहे हैं। बाहर इतना तेज अंधड़ तूफान चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूँ, कुछ दिन रहकर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का, नहीं जानता कि इस गांव में ये सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? ये आवाजें सुन, बाहर से जो आवाजें आ रही है तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब जोर से तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह की आवाजें आती हैं। ये बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा, 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता। माँ, मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खिला दो, और रात भी बहुत हो गई है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? राहुल के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद राहुल तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। रात बीतती है, सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही वो राहुल को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिल को सुकून मिलता है। अरे माँ, पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनकी जवान बेटी की जान को खतरा हो, उन माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। बेटा, अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी जरूरी काम से इस गांव में आया हूँ, और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूँ, इसीलिए अब मैं उन्हीं किस्सों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। हे भगवान, लो जी, सुन लिया, और भेजो इसे पढ़ने के लिए शहर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी बहन के पास दूसरे गांव भेज दो। ना ये शहर जाता और ना उल जुलूल की बात इसके दिमाग में आती। जानकी और सुमेर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना कैमरा लेकर गांव की पास वाली काली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब राहुल जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुंचता है, उसकी नजर पहाड़ी के ठीक बीचों बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। यहाँ भी कोई रहता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। राहुल की आवाज पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने चारों तरफ का नजारा देखकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल ने अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीर को जूम करके देखा, और उसमें उसे जो नजर आया वो देखकर राहुल के होश उड़ गए। क्या सचमुच उस गांव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या राहुल की जान बच पाएगी? क्या देखा था राहुल ने उस फोटो में, जिसे देखकर वो दंग रह गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी
तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज ना कर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती हूँ। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा। आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा।
प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी?
अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी, मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है। एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजाजी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। चले मंदिर। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी।